लाखों लोगों के सर से छतें छीन ली गई सिर्फ एक रात के भीतर भीतर। ये देश की सबसे खूबसूरत महिला राजनेता की दास्तान है। कितनी खूबसूरत ये हम नहीं बताएंगे, एक साबुन बताएगा। साबुन जिसका इस्तेमाल ये महोदया नहाने के लिए किया करती थी। साबुन जो हिंदुस्तान का था ही नहीं, साबुन जो विदेशों से स्मगलिंग करके लाया जाता था। और इस मोहतरमा को अपने इसी नहाने के साबुन से ऐसा खास लगाव था कि स्मगलर से खरीद के इस साबुन का इस्तेमाल किया करती थी। इस साबुन का नाम था कैमी, जिसे खरीदने के लिए ये मोहतरमा खुद अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर का सफर तय कर बंबई के स्मगलर्स के बीच जाया करती थी। एक ऐसी ही आम सी दोपहर थी, बंबई की एक धूल भरी जगह पर इन्हीं मोहतरमा की एक सफेद रंग की फिएट कार खड़ी हुई थी। कार के भीतर मोहतरमा नहीं बैठी थी, चूंकि वो खुद कैमी साबुन स्मगलर से लेने के लिए बाजार के भीतर के तहखानों में गई हुई थी। कुछ घंटे गुजरे, मोहतरमा अपनी गाड़ी की ओर वापस लौटी, मगर हाथ खाली थे, चूंकि बंबई के स्मगलर्स के पास उन दिनों कैमी साबुन थे ही नहीं। आखिरकार थक हार कर जब महोदया अपनी कार की ओर वापस लौटी तो देखा उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हैं। मोहतरमा को यकीन ना हुआ उनकी गाड़ी में ऐसा हुआ क्या जो सैकड़ों की तादाद में लोग बस गाड़ी को ही देखे चले जा रहे हैं। जल्दी जल्दी भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आई तो अचानक अपनी गाड़ी के भीतर नजर गई तो देखा कि समूची गाड़ी के भीतर पिछली सीट पर, पीछे की डिग्गी में, आगे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर कैमी कंपनी के साबुन ही साबुन भरे हुए थे। हजारों की संख्या में साबुन भरे हुए थे। तब तक अचानक मोहतरमा ने जब ध्यान से देखा तो देखा कि ये जो सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हैं, ये उनकी गाड़ी के भीतर नहीं देख रहे हैं, गाड़ी की ओर नहीं देख रहे हैं, बल्कि गाड़ी के दरवाजे की ओर देख रहे हैं। जरा घूम के गाड़ी के दरवाजे की ओर गई तो सफेद कुर्ते पायजामे में एक शख्स खड़ा हुआ था। करीब 6 फुट लंबी हाइट रही होगी। ध्यान से देखा तो मालूम चला यह बंबई के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन हाजी मस्तान था, जिसके दर पे लोग गुहार लगाने पहुंचा करते थे। वो खुद एक गाड़ी के भीतर साबुन भरवा रहा था। यह देखकर लोगों को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। मोहतरमा को खुद ना यकीन हुआ। बरबस कुछ लफ्ज जबान से निकलने ही वाले थे कि हाजी मस्तान ने अपनी भारी भरकम आवाज में मोहतरमा को शांत किया और कहा, आपकी खूबसूरती के चर्चे हम तक भी पहुंचे हैं, कभी खातिर का मौका जरूर दीजिएगा। फिलहाल आप इसकी तलाश में आई थी तो हमने आपकी गाड़ी में ये भरवा दिया है। तो जिस महिला राजनेता की खूबसूरती के चर्चे बंबई के अंडरवर्ल्ड की गलियों में गूंज रहे हों, हिंदुस्तान के हर गली नुक्कड़ चौक चौराहों पे मानो बस उसी के चश्मे, उसी की साड़ी की चर्चा हो, वो महिला कभी इतनी खतरनाक भी हो सकती है कि उसका नाम सुनने भर से लोग अपने घर के किवाड़ बंद कर दुबक कर किसी कोने में जाकर बैठ जाते थे। जिस रास्ते से उसकी गाड़ी गुजरती थी, रास्ते के बाजार बंद हो जाया करते थे। और आखिर कैसे देश की सबसे खूंखार महिला राजनेता ने इंदिरा के हाथ से उनका सब कुछ छीन लिया, मानो इंदिरा की जिंदगी तहस नहस करके रख दी, यह आपको दास्तान बताएगी जो आपके समक्ष आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो ही रही है। यूं तो बीकानेर रियासत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एहसानुल हक और जरीना खान की एक लौती बेटी अपनी पढ़ाई पूरी कर फिल्मों में नाम कमाना चाहती थी, बिल्कुल अपनी बहन बेगम पारा के जैसे थी। मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, तो पढ़ाई पूरी करते करते फिल्मी दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता मोह भंग होता चला गया। फिर जिंदगी ने सवाल सामने कर दिया कि आखिर करोगी तो करोगी क्या। तो काम आई एहसानुल हक की विरासत, एहसानुल हक के दादाजी, जो दिल्ली के सबसे बड़े जमींदार हुआ करते थे। आज के जमाने में दिल्ली की जिस जमीन पर आप गगन छूती इमारतों के दीदार करते हैं ना, उसी दिल्ली की आधी से ज्यादा जमीन अकेले एहसानुल हक के दादाजी के पास हुआ करती थी। हां, जरूर अब उस जमीन के अधिकांश हिस्से बिक चुके थे, मगर अभी भी दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में एहसानुल हक की कई पुश्तैनी जमीनें हुआ करती थी। तो इनमें से एक जमीन का टुकड़ा उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को दे दिया, जिस जमीन पर उनकी बेटी ने अपना एक फैशन बुटीक सेंटर खोला। जगह हुआ करती थी दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस का खास कनॉट सर्कस इलाका। एक ऐसी ही शाम थी, रुखसाना अपने काम के सिलसिले में दुकान पर ही थी
कि अचानक सामने सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहने हुए एक शख्स आके खड़ा होता है। रुखसाना की नजरें नीचे थी। सामने देखा तो चश्मा लगाए हुए बेहद कम बालों वाला एक लंबा पतला दुबला सा शख्स खड़ा हुआ था। रुखसाना ने कहा, जी बताएं। सामने खड़े हुए शख्स ने जवाब दिया, जी मैं संजय गांधी हूं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बेटा, और मुझे अपने घर के लिए कुछ डायमंड्स चाहिए थे। अब सोच कर देखिए, अगर आप किसी दुकान के मालिक हों और आपकी दुकान पर अचानक देश की प्रधानमंत्री का बेटा आ जाए तो आपका क्या हश्र होगा। जैसा भी हश्र हो वैसा तो नहीं हो सकता है जैसा हश्र उस रोज रुखसाना का हुआ था। रुखसाना में गजब का आत्मविश्वास था। यकीन था कि उनमें कुछ तो ऐसी बात है कि संजय को इस एक मुलाकात में कुछ ऐसा एहसास हो जाएगा कि संजय उस एहसास के चलते उन तक खींचे चले आएंगे। खैर, उस रोज तो संजय को मनचाहा डायमंड देकर उन्होंने विदा कर दिया, मगर चंद रोज ही गुजरे थे कि रुखसाना का ख्याल हकीकत में तब्दील हो गया। संजय गांधी दोबारा रुखसाना से मुलाकात करते हैं और फिर कभी रुखसाना संजय से मिलती हैं, कभी संजय रुखसाना से मिलते हैं। मुलाकातों का यह सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ने लगता है और इसी के साथ रफ्तार पकड़ती है आपातकाल की पटरी पर दौड़ने वाली संजय के सपनों की वो रेल, जो रेल तय करने वाली थी संजय के 5 सूत्री मकाम, जिन मकामों में सबसे खास मकाम था परिवार नियोजन का मकाम। संजय को ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान की तमाम समस्याओं की एक ही जड़ है, लगातार बढ़ती जनसंख्या। एक ऐसे ही मुलाकात में रुखसाना और संजय आपस में इसी विषय पर बात कर रहे थे। तो रुखसाना ने संजय से कहा कि देखिए संजय जी, मैं आपसे बड़ी प्रभावित हूं, आपकी क्षमताओं से बड़ी प्रभावित हूं और आपके नेतृत्व में कुछ काम करना चाहती हूं। अगर आपको सही लगे तो जिम्मेदारी सौंप कर देख सकते हैं। संजय कुछ पल के लिए रुके और फिर तपाक से बोले, चलिए आपको अपना सबसे खास काम ही दिए देता हूं, यानी जनसंख्या नियंत्रण की जिम्मेदारी आज से आपके कंधों पर। सामने खड़ी हुई रुखसाना को कुछ समझ ही नहीं आया। तत्काल संजय से बोली, जी मायने? संजय ने कहा, मतलब यह है कि सरकार जो रेसेक्टोमी ऑपरेशन का कार्यक्रम चला रही है, इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा के आपको सफल बनाना है और आपके लिए चयनित स्थल है पुरानी दिल्ली का इलाका। बतौर राशिद किदवई की किताब 24 अकबर रोड। जिस दिन से संजय गांधी ने रुखसाना को इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी, रुखसाना दिन भर जामा मस्जिद, चांदनी चौक, तुर्कमान गेट जैसे पुरानी दिल्ली के इलाकों में घूम घूम कर जबरन लोगों से रेसेक्टोमी ऑपरेशन करने के लिए कह रही थी। कह ही नहीं रही थी, बाकायदा जबरदस्ती लोगों के रेसेक्टोमी ऑपरेशन कराए जा रहे थे। जबरदस्ती, वो भी 18 बरस के लड़के से लेकर 70 बरस तक के वृद्ध तक के। मतलब हालात यहां तक पहुंच चुके थे कि दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाकों के लोग प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास गुहार लगा के पहुंचने लगे कि कृपया इस त्रासदी से हमें बचाएं। यह कैसा जुल्म सितम है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रुखसाना को तलब भी, मगर रुखसाना की पीठ पर संजय का वरद हस्त था। तो रुखसाना ने तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समक्ष बेखौफ होकर कह दिया कि नहीं, ये तो सब अनर्गल आरोप हैं, बिल्कुल सही तरह से ये रेसेक्टोमी ऑपरेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मगर हकीकत इससे बिल्कुल जुदा थी। पुरानी दिल्ली के इलाकों में रुखसाना का खौफ इस कदर पसर चुका था कि रुखसाना का काफिला देखते ही बाजार बंद हो जाया करते थे। लोग अपना काम धंधा बंद कर घरों के भीतर किवाड़ बनकर किसी कोने में दुबक जाते थे। और ऐसा नहीं था कि रुखसाना की इन ज्यादतियों की खबरें संजय के कानों तक नहीं पहुंच रही थी, मगर संजय रुखसाना की शैली से पूर्णतः संतुष्ट थे। संजय का एक और सपना था, दिल्ली को सुंदर बनाने का सपना। और इसके लिए संजय ने तय किया था कि ये जो दिल्ली के तमाम झुग्गी झोपड़ी वाले हैं ना, इनकी झुग्गी झोपड़ी हटाकर यहां पर साफ सुथरे तरीके से वृक्षारोपण किया जाए, एक सुंदर स्वच्छ दिल्ली का निर्माण किया जाए। और इसके लिए इन झुग्गी झोपड़ी वालों का हटना जरूरी था, जो हटने को तैयार नहीं थे। तो उनको हटाने की जिम्मेदारी भी संजय ने रुखसाना के कंधों पर सौंप दी और रुखसाना बुलडोजरों का पूरा काफिला लेकर तुर्कमान गेट के इलाके में जा पहुंची और तत्काल तमाम घरों को जमींदोज करने का आदेश दे दिया। लोग अपने घरों को जमींदोज होते अपनी आंखों से कैसे देखते, लोगों का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद रुखसाना की ओर से निर्देश मिलते ही पुलिस ने इन लोगों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। हालात जब काबू से बाहर जाने लगे तो पुलिस ने गोलीबारी भी कर दी, जिसमें करीब 15 से 20 लोगों की मौतों का आंकड़ा सामने आता है। अगले रोज रुखसाना दोबारा तुर्कमान गेट के इलाके में पहुंची तो पिछली दफा का सबक सीख चुके लोग क्या करते बेचारे, इस दफा रुखसाना के कदमों में जा गिरे, मिन्नतें करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हमारे घर ना गिराए जाएं। तो रुखसाना ने एक अजीब सी शर्त रख दी। रुखसाना ने तुर्कमान गेट के लोगों के सामने यह शर्त रख दी कि ठीक है,
हम आपका घर जमींदोज नहीं करेंगे, मगर इसके एवज में आप हर हफ्ते 300 रेसेक्टॉमी ऑपरेशन करवाने वाले लोगों को लेके आएंगे। मतलब ये ज्यादती की इंतहा थी, मगर फिर भी लोगों के पास तो कोई चारा नहीं था। रुखसाना ने देखते ही देखते तुर्कमान गेट के लाखों लोगों को बेघर कर दिया। लाखों लोगों के सर से छतें छीन ली गई सिर्फ एक रात के भीतर भीतर। और ऐसा भी नहीं था कि रुखसाना की इन ज्यादतियों की खबरें, लोगों के भीतर रुखसाना को लेकर लगातार बढ़ता आक्रोश संजय गांधी तक पहुंचता नहीं था। पहुंचता था, खूब पहुंचता था, मगर न जाने रुखसाना का कैसा असर था संजय पर कि संजय इन तमाम आपत्तियों को सिरे से दरकिनार कर दिया करते थे। रुखसाना को लेकर संजय के ऐसे अजीब व्यवहार से मनेका उन दिनों इतना परेशान रहा करती थी कि उन दिनों दिए गए तमाम साक्षात्कारों में रुखसाना को लेकर मनेका की उलझन साफ तौर से नजर आया करती थी। और सिर्फ मनेका ही नहीं, रुखसाना और संजय की नजदीकियों के चलते लगातार संजय के अपने करीबियों से रिश्ते खराब होते चले जा रहे थे। संजय की अपनी चौकड़ी के सबसे खास पदस्थान पर बैठी हुई अंबिका सोनी एक दफा रुखसाना की शिकायत लेकर संजय के पास पहुंची, तो संजय रुखसाना को समझाने के बजाय अंबिका सोनी को यह समझाइश देकर भेज देते हैं कि तुम यूथ कांग्रेस की हो, यूथ कांग्रेस में रहो। और रही बात रुखसाना की, तो रुखसाना को यूथ कांग्रेस की जरूरत नहीं है, यूथ कांग्रेस को रुखसाना की जरूरत है। मगर संजय को शायद इल्हाम भर भी नहीं था कि उनकी और रुखसाना की यह नजदीकी उन्हें सत्ता से कितना दूर कर देगी। चूंकि तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के आकलनों के अनुसार आपातकाल के कालखंड में देश के प्रत्येक हिस्से में आम आदमी के साथ ज्यादतियां हुई हो, यह जरूरी नहीं था। मगर संजय गांधी की करीबी रुखसाना सुल्ताना के किए गए इन दो कारनामों ने हिंदुस्तान के आम आदमी के समक्ष तानाशाही की एक ऐसी तस्वीर पेश की कि देखिए, जब सत्ता पर इंदिरा जैसी तानाशाही शख्सियत विराजती हैं तो ऐसे कारनामे होते हैं। यकीनन लोगों को इंदिरा से बेइंतहा लगाव था, मगर अपनी छत और अपने परिवार से ज्यादा लगाव तो नहीं था ना। तो हिंदुस्तान के हर आम आदमी ने तय कर लिया कि इस सत्ता को उखाड़कर बाहर फेंक देना है। 1977 के लोकसभा चुनाव दहलीज पर आते हैं और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा तमाम वरिष्ठ पत्रकार लगातार अंदेशे जता रहे थे। इंदिरा की हुकूमत गई और इस हुकूमत के जाने के पीछे अगर कोई सबसे बड़ा किरदार था तो वो रुखसाना सुल्ताना थी। ये बात संजय को भी समझ आ गई, मगर अफसोस तब तलक बहुत देर हो चुकी थी। मगर संजय जानते थे कि अगर उन्हें अपनी इस गलती को सुधारना है तो सबसे पहले रुखसाना सुल्ताना से दूरी बनानी होगी। और बस यही वो क्षण था जिस क्षण से संजय गांधी ने रुखसाना सुल्ताना से दूरी बनानी शुरू कर दी। और इसके बाद देखते ही देखते देश के सियासी क्षितिज से कब रुखसाना सुल्ताना नाम का यह तारा टूटकर गिर गया, यह किसी को नजर भी ना आया। इसके बाद रुखसाना सुल्ताना का जिक्र आपको कभी भी, कहीं भी, किसी भी सार्वजनिक मंच पे नहीं मिलेगा, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं मिलेगा। फिर भी रुखसाना सुल्ताना की जिंदगी की आगे की कहानी ढूंढने की हमने कोशिश की तो हमें कुछ दिलचस्प, चौंका देने वाली जानकारियां मिली। जैसे रुखसाना सुल्ताना ने संजय गांधी का साथ छोड़ने के बाद एक आर्मी ऑफिसर शिवेंद्र सिंह के साथ शादी की। रुखसाना सुल्ताना और शिवेंद्र सिंह की शादी हुई, जिनसे एक बेटी का जन्म हुआ। नाम था अमृता सिंह, जो बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी। और आने वाले दिनों में उन्होंने नवाब अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर के सुपुत्र और बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के साथ विवाह किया। और सैफ अली खान और अमृता सिंह की ही बेटी हैं मौजूदा बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान। अब आज की दास्तान यहीं तलक, फिर मिलेंगे किसी नई दास्तान में, किसी नए किरदार के साथ, किसी नई दास्तान के साथ।